नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th की लोकतांत्रिक राजनीति जो पुस्तक है उसका जो दूसरा लेसन है संघवाद पढ़ेंगे। संघवाद क्या है? इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं संघीय शासन। और पिछले पाठ सत्ता की साझेदारी में हम लोगों ने इसे पढ़ा कि एक शासन का प्रकार है जिसे हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी कहते हैं। एक्चुअली उसी का नाम है ये, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा संघीय शासन या संघवाद के नाम से जाना जाता है। इसको और इलेबरेट करते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि सत्ता की साझेदारी जिसमें सत्ता की साझेदारी वाले पाठ में हमने पढ़ा है कि शासन संबंधी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अगर कोई लोकल गवर्नमेंट है उसमें जो बटी होती हैं इसे हम फेडरलिज्म या संघीय शासन कहते हैं, संघवाद कहते हैं। जिसमें केंद्र सरकार, संघवाद या संघीय शासन क्या है इसको देखते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं जिसमें शासन के कई स्तर होते हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जैसा हमने ऊर्ध्वाधर बंटवारे में देखा कि कम से कम दो सरकारें तो अवश्य होनी चाहिए, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। दो से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन मिनिमम 2 लेवल चाहिए। जिस देश में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसे संघीय शासन कहते हैं। और प्रत्येक स्तर की जो सरकारें हैं उनके अधिकार अलग अलग होते हैं। केंद्र सरकार के अधिकार अलग हैं, राज्य सरकार के अधिकार अलग हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां बटी हुई हैं और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। और संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा बंटवारा किया गया होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अगर कोई लोकल गवर्नमेंट है उनके बीच में। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे हम संघीय शासन कहते हैं या संघवाद कहते हैं। एक दूसरी प्रकार की जो व्यवस्था है जिसे एकात्मक शासन कहते हैं। एकात्मक शासन क्या होता है? एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का केवल एक ही स्तर होता है, यानी केवल एक ही गवर्नमेंट होती है जिसका अधिकार पूरे देश पर होता है, जिसका शासन पूरे देश पर होता है। और यदि कोई शासन का दूसरा स्तर है भी, यानी केंद्र सरकार के अलावा कोई दूसरी सरकारें हैं भी नीचे के लेवल पे, तो उनको ज़्यादा कोई अधिकार नहीं होता है। वो जो राज्य की सरकारें हैं वो केंद्र सरकार की सरकार, जो राज्य की सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन ही होकर के काम करती हैं। यानी सारी शक्तियां किस में निहित हैं? केंद्रीय सरकार में ही निहित हैं। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उसे एकात्मक शासन कहते हैं। और केंद्रीय सरकार इसमें अपने अधीनस्थ जो राज्य की सरकारें हैं उनको आदेश दे सकती हैं कार्य करने के लिए। संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं इसको देखते हैं। हम लोग इस लेसन में संघीय शासन व्यवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे, संघवाद के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, कम से कम 2 लेवल तो चाहिए ही। नंबर पहली विशेषता जो है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के रूप में। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकारें चाहे 2 हों चाहे 2 से ज़्यादा हों, लेकिन एक ही नागरिक समूह ऐसा है जिस पर दोनों सरकारें होती। सरकारों का बंटवारा होता है, सरकार के कार्यक्षेत्र का बंटवारा होता है, लेकिन मनुष्य, नागरिक, जनता एक ही होती है। विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को क्या अधिकार है, और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है और राज्य सरकार को क्या अधिकार है, स्पष्ट संविधान में वर्णित होता है। संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी केंद्र सरकार से राज्य सरकार को, राज्य सरकार से केंद्र सरकार को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान की है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले बदल नहीं सकती है। क्या अर्थ है इसका? कि केंद्र सरकार राज्य सरकार है, केंद्र की शक्तियां राज्य की शक्तियां स्पष्ट रूप से बटी हुई हैं, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा संविधान में वर्णित है। तो क्या कोई एक सरकार अपनी शक्तियों के विस्तार के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। यानी शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से किया गया है कि कोई एक सरकार अकेले अपने दम पर संविधान में संशोधन भी नहीं कर सकती है कि वो संविधान में संशोधन करके अपने अधिकारों का विस्तार कर ले या अपने अधिकारों को बढ़ा ले। ऐसा नहीं हो सकता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है।
संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शक्तियों का विस्तार है, जो संविधान में बटा हुआ है, उस संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार न्यायालयों को है, कोर्ट को है। और सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, किसी भी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। रही बात पैसों की, तो संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से इसका भी वर्णन है कि केंद्र सरकार किस प्रकार से कर लगा सकती है और राज्य सरकार किस प्रकार से कर लगा सकती है। एक हद तक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अपनी अलग स्वायत्तता हो वित्तीय संबंधों के बारे में। संघीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? संघीय व्यवस्था का उद्देश्य होता है देश की एकता की सुरक्षा करना और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है देश की एकता की सुरक्षा करना, और राज्य की शक्तियां जो हैं, राज्य की सरकारें जो हैं, वो क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करती हैं ताकि शक्ति संतुलन बना रहे और किसी भी देश में रहने वाले जितने भी सारे सामाजिक समूह हैं उन सबका सम्मान सुरक्षित रहे, उनके हितों की सुरक्षा की जा सके। विभिन्न संघीय सरकारों में केंद्र एवं राज्य सरकार में सत्ता का बंटवारा अलग अलग प्रकार का होता है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या बेल्जियम में जिस प्रकार सत्ता का बंटवारा हुआ है वेलोनिया, फ्लेमिश, डच और फ्रेंच के बीच में, ऐसा ही सभी देशों में होता है? तो ऐसा नहीं है। जितने भी संघीय सरकारें हैं वहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो सत्ता का बंटवारा हुआ है वो अलग अलग प्रकार से होता है, और ये इस पर निर्भर करता है कि जो देश है, राष्ट्र है, उसका निर्माण किन ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ है। देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है। सामान्यतः दुनिया में जितने संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं उनमें से दो प्रकार में से किसी न किसी प्रकार के हो सकते हैं। पहला है अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना और इसमें सभी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो पाएंगे कि 4 जुलाई 1776 की क्रांति के पहले, आज का जो अमेरिका है, क्रांति के पहले 13 उपनिवेशों में अलग अलग भागों में बटा हुआ था, और लेकिन क्रांति के बाद सब लोग साथ में आए और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विद्रोह किया, जिसे अमेरिका की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो अब आज का जो अमेरिका है, आज का अमेरिका जो अस्तित्व में आया है, वो पहले के 13 उपनिवेशों का एक समूह है, एक ऐसी इकाई आज की जो पहले कई भागों में बटी हुई थी, वो सब लोग मिलकर के साथ में आए हैं और आज संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र की तुलना में ताकतवर भी हो सकते हैं। तो अब आज का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारें हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य की सरकार की भी अपनी अलग शक्तियां हैं और अपने अलग अधिकार हैं, और इसी के कारण वहाँ अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। सिटीजनशिप की बात करें अगर, तो भारत में एकल नागरिकता है, सभी भारतीय हैं, लेकिन अमेरिका में क्या है, हर नागरिक दोहरी नागरिकता वाला है। एक तो वो अमेरिकी है, साथ ही साथ वो किस राज्य का है यह भी नागरिकता के आधार पर बांटा जाता है। तो ये इसी की देन है कि आज का अमेरिका प्राचीन काल में कई भागों में बटा हुआ था। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और राज्यों को शक्तियां प्रदान करना। जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, सामाजिक और धार्मिक विभिन्नता है, जिसके कारण शासन की सुविधा को देखते हुए पूरे भारत को कई भागों में बांट रखा है, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता भी सुरक्षित है और क्षेत्रीय विविधता को भी सम्मान मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो संघीय शासन व्यवस्था है वो दो प्रकार की हो सकती है। पहली तो ये जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक मिलकर के अलग इकाई बनाएं, और दूसरा है कि एक इकाई अपनी सुविधा के लिए छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करे। इसके बाद है कि संघ शासित राज्यों में या केवल विशेष परिस्थितियों में राज्यों के विषय में केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार को संविधान के द्वारा अलग शक्तियां प्राप्त हैं, वो अपने लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी
विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के बारे में कानून बनाती है। जैसे जम्मू कश्मीर के विषय में धारा 370 हटने के पहले और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित जो राज्य हैं, उनके बारे में भी केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत एक विशाल सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न भाषा को, विभिन्न मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। तो भारत एक विशाल सांस्कृतिक विविधता वाला देश है और भारत का निर्माण एक दुखद और रक्त रंजित विभाजन के साथ हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये एक ट्रेजिडी थी, दुख की बात थी और साथ ही साथ इस विभाजन के साथ में नरसंहार भी हुआ। ये भी और कठिन चीज़ थी। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की ही व्यवस्था थी। जब संविधान लागू हुआ उस समय केवल 2 ही प्रकार की व्यवस्था थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन बाद में 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को भी लागू किया गया, यानी संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के रूप में एक तीसरे स्तर की सरकार भी जोड़ दी गई और संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को स्पष्ट रूप से बांटा गया है। ये विधायी अधिकार क्या है? किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, इसे विधायी अधिकार कहते हैं। और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में स्पष्ट रूप से संविधान के द्वारा अधिकार बटे हुए हैं। और ये जो विषय हैं, विधायी विषय, कानून बनाने वाले जो विषय हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सूची कहते हैं। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसमें वे सारे विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे रक्षा, विदेश, बैंक, संचार। ये सब ऐसे विभाग हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, इन्हें संघ सूची में शामिल किया गया है और केंद्र सरकार इन पर कानून बनाती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं और इन पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे कृषि, सिंचाई एवं पुलिस। ये विषय ऐसे हैं जो स्थानीय महत्व के हैं, इसीलिए राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और उन्हें राज्य सूची में शामिल किया गया है। हर राज्य की सरकारें अपने राज्य के लिए अलग अलग प्रकार से कानून बना सकती हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। अब अनेक सारे विषय ऐसे हो सकते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के भी हैं और राज्य के स्थानीय महत्व के भी हैं, इसीलिए इन विषयों पर केंद्र और राज्य की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में हैं और केंद्र की सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी कानून बनाने का अधिकार है। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है केंद्र सरकार के कानून और राज्य सरकार के कानून के विषय में, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। कि संविधान निर्माताओं ने तमाम सारी सूझबूझ के साथ जितने भी सारे विधायी विषय हैं उसको या तो संघ सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में शामिल कर दिया और शासन संबंधी शक्तियां भी बांट दी, विधायी शक्तियां भी बांट दी कि केंद्र सरकार किस पर कानून बनाएगी और जो है राज्य सरकार किस पर कानून बनाएगी। लेकिन ऐसे विषयों के बारे में क्या जो नए हैं या किसी भी सूची में नहीं दिए गए हैं, उन विषयों के बारे में क्या प्रावधान है? ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं दिए गए हैं उन्हें अपशिष्ट विषयों की सूची में रखा जाएगा और उन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होगा, जैसे साइबर क्राइम, मैच फिक्सिंग आदि। अब संविधान निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ में, ईमानदारी के साथ में शासन संबंधी शक्तियों को बांटा होगा, लेकिन संविधान का निर्माण जब बनकर पूरा हुआ उस समय कंप्यूटर या साइबर क्राइम या सॉफ्टवेयर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी। उन लोगों ने इसे शामिल ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं था, इसलिए ये एक नया विषय है। और दूसरा मैच फिक्सिंग, क्रिकेट के मैच में कभी कभी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि मैच फिक्सिंग हो गई। संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि खेलने वाला खिलाड़ी जो हरदम जीत के लिए खेलता है वो कभी कभी मैच फिक्स कर लेगा जो है कि हमको जीतना है या हमको हारना है। इसलिए साइबर क्राइम और मैच फिक्सिंग नए विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और इन्हें अपशिष्ट विषय के रूप में अलग से रखा गया है। ये देखने की बात है कि संघीय शासन व्यवस्था
चलती कैसे है, इसका परीक्षण कैसे करना है। संविधान निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ शासन संबंधी शक्तियां केंद्र सरकार राज्य सरकार में विभाजित की, लेकिन एक बेहतर संविधान बना देने से ही काम नहीं चलता। एक्चुअली वो चल कैसे रहा है और आने वाले समय में सरकारों ने उसका यूज किस तरीके से किया है, सरकार के समक्ष जो चुनौतियां आई होंगी समय के हिसाब से उनको किस तरीके से पार पाया है, इसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि संविधान और संविधान के द्वारा बांटी हुई शक्तियों का उपयोग किस प्रकार से हुआ है और कितनी सफल देश की सरकार। तो देखते हैं, संघीय शासन व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र का है। इसका परीक्षण देश के समक्ष आई चुनौतियों और उनके सफल समाधान के माध्यम से किया जा सकता है। हम कुछ चुनौतियों को लेंगे और ये देखेंगे कि सरकार ने उन चुनौतियों से किस प्रकार पार पाया। अगर वो सही तरीके से पार पाए हैं, इसका मतलब ये संघीय शासन व्यवस्था अच्छी चल रही है। पहली समस्या, भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अभी एक नई चुनौती थी देश की सरकार के समक्ष, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उस समय राज्यों का निर्माण जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया था और उसके बाद जो सरकार ने अपने हिसाब से किया, उसमें क्या डिस्प्यूट आया, देखते हैं इसको। नए राज्यों के निर्माण से पुराने राज्यों की सीमाओं में व्यापक परिवर्तन हुए। मानचित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि 1947 में भारत में कितने राज्य थे या उनकी बाउंड्री क्या थी, उनके नाम क्या थे, और बाद के जो मानचित्र हैं या जो वर्तमान आज के समय का जो मानचित्र है उसमें कितने राज्य हैं और उनकी सीमा या उनकी बाउंड्री क्या है, उनके नाम क्या हैं। तो देखते हैं, ये 1947 का है। आप देख सकते हैं कि गिने चुने राज्य हैं। दूसरा मानचित्र जिसमें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य दिख रहा है, राज्यों की संख्या बढ़ी है। नॉर्थ ईस्ट में राज्यों की संख्या बढ़ी है और ये आज के समय का मानचित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पुराना वाला राज्य है वो दो भागों में बंट गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की लेह, और इसमें राज्यों की संख्या आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये जो मानचित्र है इसमें हम देखते हैं कि राज्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ी है। अब इन राज्यों में अनेक सारे राज्य ऐसे हैं जिनका गठन भाषा के आधार पर हुआ और किसी किसी राज्य का गठन वहाँ की संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर किया गया। तो जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई तो क्योंकि भारत सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, अनेक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी। सरकार को लगने लगा कि इस तरीके से राज्यों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और देश की एकता पर संकट आ सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ समय तक के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन टाल दिया। जबकि हम जानते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण से क्या हो सकता है। पहली बात तो एक राज्य के अंदर एक ही भाषा को बोलने वाले लोग होंगे, जिससे शासन संबंधी कार्य सुविधा पूर्वक हो सकेंगे और स्कूलों में जो होने वाली पढ़ाई है वो भी निर्बाध रूप से हो सकती है। इससे प्रशासनिक सुविधा बढ़ेगी और एकता मजबूत होगी। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी भाषा के साथ साथ प्रशासनिक व आर्थिक सुविधा को ध्यान में रखने का सुझाव दिया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टल गया। अब सरकारें, केंद्र सरकार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकती हैं, लेकिन उनको ध्यान में रखना है कि इससे प्रशासनिक सुविधा हो सकती है कि नहीं। अगर प्रशासनिक सुविधा होती है तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। उसी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी थी। ये पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती है भाषा नीति। भारत सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हर देश की अपनी एक भाषा होती है जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भाषा राजभाषा होती है जिसमें प्रशासनिक कार्य होते हैं। लेकिन भारत के संबंध में भाषा नीति के निर्धारण के बारे में राजभाषा क्या होगी, राष्ट्रभाषा क्या होगी, इसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट क्या हो गया कि क्योंकि हिंदी भारत में 40% लोगों की मातृभाषा है, तो इस प्रकार केवल 40% वाली भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में राष्ट्रीय आंदोलन के समय हिंदी ने एक अहम रोल अदा किया था, इसलिए हिंदी की अनदेखी भी नहीं की जा सकती थी। किंतु अनेक सारे राज्यों के प्रतिनिधि जो संविधान निर्माण के समय
संविधान निर्माण में अपना योगदान दे रहे थे, वो केवल हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान नहीं करना चाहते थे। तो समस्या के हल के लिए हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहराजभाषा का दर्जा दिया गया और लोगों ने इस प्रकार निश्चित किया कि आने वाले 15 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों को हिंदी के मामले में इतना प्रशिक्षित कर देगी कि सभी लोग हिंदी बोल सकेंगे और अपने कार्य हिंदी में कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 1965 के बाद भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जितने सारे राजकीय कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला हुआ है, यानी अनेक जो राज्य हैं वहाँ जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें उन राज्यों का जो प्रशासनिक कार्य हो सकता है और 22 भाषाएं जो हैं उनमें भी प्रशासनिक कार्य हो सकता है, ताकि राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में राजकीय कार्य आसानी से किया जा सके और कोई कठिनाई ना हो। तीसरी समस्या थी केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध क्या है, हम देख सकते हैं इसको कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में लगभग एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने लगभग 40-50 साल तक निर्बाध रूप से देश में शासन किया। तो केंद्र सरकार के रूप में भी कांग्रेस और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तो कोई डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक जागरूकता के कारण जब राज्यों में स्थानीय पार्टियों की सरकारें बनने लगी और केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार, राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार, तो केंद्र और राज्य सरकार के संबंध कड़वे होने लगे। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगने लगा कि वो राज्य की सरकारों के हितों की अनदेखी करती है या उनकी मांगों को वो पूरा नहीं करती है। तो इस प्रकार केंद्र राज्य संबंध बिगड़ने लगे। कभी कभी राज्य की सरकारों को भंग कर दिया जाता था, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता था, जिसके कारण भी केंद्र एवं राज्य सरकार के संबंध बिगड़ने लगे। कठिन समय और आपदा के समय में भी राज्य सरकारों का आरोप रहा कि उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता है कि वो अपने राज्य की जनता का कष्ट कम कर सकें या उनकी समस्याओं को हल प्रदान कर सकें। क्या हुआ, 1990 के पश्चात अपने आप इस स्थिति में बदलाव आया। क्या हुआ, जब ऐसी पार्टियां जो अभी तक राज्य में सरकारें बना रही थीं, लोकसभा में भी उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीत कर पहुंचने लगे, तो केंद्र की सरकार अकेले अपने दम पर कोई एक ऐसी पार्टी नहीं खड़ी हो पाई जो केंद्र की सरकार बना सके। ऐसे समय में क्या होता था, गठबंधन सरकारें बनने लगी। गठबंधन सरकारें बनने लगी तो केंद्र में एक पार्टी को दूसरी जो राज्य की स्थानीय लोकल पार्टियां हैं उनका सहयोग लेकर के बड़ी पार्टी को सरकार बनाना पड़ा। जब कोई एक पार्टी अपने अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाती है, दूसरी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करके बनाती है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो गठबंधन सरकार में राज्य की जो पार्टियां हैं वो अहम रोल अदा करने लगी। अब केंद्र की सरकार टिकी हुई है मजबूती से लोकल पार्टियों के दम पर। तो अब केंद्र की सरकार लोकल पार्टियों के हितों को भी ध्यान में रखेगी, नहीं तो क्या होगा कि लोकल पार्टियां अपना समर्थन खींच लेंगी, वापस ले लेंगी, सरकार गिर जाएगी। एक तरह से परिस्थितियां ऐसी बनने लगी कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों के संबंध मधुर होने लगे और केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य की सरकारों के हितों की अनदेखी कर पाना संभव नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से बनने लगी। भारत में विकेंद्रीकरण। संविधान का निर्माण जब बनकर पूरा हुआ उस समय केवल 2 ही प्रकार की सरकारों की व्यवस्था थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन भारत क्योंकि बहुत बड़ा भौगोलिक देश है, सांस्कृतिक विविधता है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार शासन के जो 2 स्तर हैं वो लोगों की समस्याओं को हल कर पाने में असफल दिखने से लगे। इसलिए सरकार को ऐसा लगा कि भारत में सत्ता का और विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, जिसके कारण तीसरे स्तर की सरकार की भी व्यवस्था की गई, जिसे पंचायती राज कहते हैं। संघीय सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती हैं, ऐसा हमने पीछे पढ़ा हुआ है। भारत में भी केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी। भारत जैसे विशाल देश में केवल 2 स्तर ही पर्याप्त नहीं है, बहुत बड़ा देश है, सांस्कृतिक विविधता है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर्याप्त नहीं है। भारत के अनेक राज्य खुद विविधताओं से भरे पड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता
या पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तरांचल हो, वहाँ की सांस्कृतिक विविधता ऐसी है कि जो देखने योग्य है। अतः इन राज्यों में और सत्ता को बांटने की आवश्यकता है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का हो, जो प्रांतीय स्तर की सरकार के बाद आता हो। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में भी ऐसा ही हुआ। इसके पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों एवं समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है, और विकास के कार्यों में, डेवलपमेंट के वर्क में कौन सा विषय ऐसा है जो अति महत्वपूर्ण है और जिसे पहले हल किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को ही हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ एक तीसरा स्तर, जिसे पंचायती राज कहते हैं, भारत में जोड़ा गया। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया और संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को और मजबूती प्रदान की गई। क्या प्रावधान किए गए? स्थानीय स्वशासी निकायों की चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। जिस प्रकार केंद्र की सरकार के और राज्य की सरकार के चुनाव हर 5 साल बाद नियमित रूप से होते हैं, उसी तरीके से तीसरे स्तर की सरकार के भी चुनाव हर 5 साल बाद नियमित रूप से किए जाने हैं। इनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में महिला के लिए आरक्षण का मुद्दा बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, इसलिए जब तीसरे स्तर की सरकार का प्रावधान आया, इसमें पहले से ही आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय चुनाव आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो चुनाव है वो कराते हैं, उसी तरीके से राज्य चुनाव आयोग तीसरे स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव है वो कराएगा। राज्य सरकारों को अपने अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ेगा। कहने का आशय ये है, जिस तरीके से संविधान के द्वारा केंद्र सरकार के लिए टैक्स और राज्य सरकार के लिए टैक्स निर्धारित हैं, उसी तरीके से इसी प्रावधान में, इसी संशोधन में केंद्र सरकार के कुछ टैक्स का अधिकार स्थानीय स्वशासी निकायों को दे दिया गया। धन्यवाद।